Good morning, students. Today we are going to start History Chapter 9, Freedom Movement and related events. But previous video we covered. previous video में मैंने क्या क्या चीज़ें आपको कवर की थी. फर्स्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रीडम मूवमेंट एंड रिलेटेड इवेंट्स के बारे में. सेकेंड टॉपिक था मेरा पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट. थर्ड टॉपिक था स्वदेशी मूवमेंट एंड फोर्थ टॉपिक था मेरा द इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट. तो मुझे लगता है कि जो भी टॉपिक्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे वो टॉपिक्स आपको सभी समझ में आ गए होंगे. अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आती हूँ. तो नाउ लेट अस स्टार्ट टुडे वी विल डिस्कस दीज टॉपिक्स. मेरा फर्स्ट टॉपिक है सूरत स्प्लिट, सेकेंड टॉपिक है द गांधीयन एरा एंड थर्ड टॉपिक द मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग. तो नाउ लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक सूरत स्प्लिट. आज मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि सूरत स्प्लिट क्या था. पार्टीशन ऑफ बंगाल impacted the scenario of Indian politics very deeply. The moderate leaders of Congress were against taking any hard stand against the government. They wanted this movement to be limited up to Bengal. Various aggressive leaders had made up their mind to protect against the government. With this kind of in thinking, two conventions of Banaras and Kolkata were held. The convention of 1907 was to be held in Nagpur, which was later on changed to Surat. By this time, the aggressive movement and thinking had interested within Congress. The made Ras Bihari Bose as their leader. Partition of Bengal impacted the scenario of Indian politics very deeply. कांग्रेस के मॉडरेट लीडर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई भी हार्ड स्टैंड नहीं लेना चाहते थे. वे अपने मूवमेंट को बंगाल तक ही लिमिटेड करना चाहते थे. वेयर एरियस एग्रेसिव लीडर्स wanted to protest against the British government. With this kind of differences in thinking, two conventions of Banaras 1905 and Kolkata 1907 were held. 1907 का कन्वेंशन नागपुर में होना था, जिसे बाद में सूरत में शिफ्ट किया गया. By this time, aggressive movement and thinking had interested within Congress. Aggressive nationalist लाला लाजपत राय को अपना लीडर बनाना चाहते थे. किसको अपना वो लीडर बनाना चाहते थे? लाला लाजपत राय को. एंड मॉडरेट रास बिहारी बोस को अपना लीडर बनाना चाहते थे. एक तरफ क्या थे? एग्रेसिव नेशनलिस्ट थे और दूसरी तरफ क्या थे? मॉडरेट्स थे. तो जो एग्रेसिव लीडर्स थे वो किसको अपना बनाना चाहते थे? लाला लाजपत राय को. जबकि मॉडरेट लीडर्स जो थे वो किसको बनाना चाहते थे अपना लीडर? रास बिहारी बोस को. तो सूरत कन्वेंशन को फर्स्ट डे सस्पेंड कर दिया गया. इस कारण से जो सूरत कन्वेंशन था उसको क्या कर दिया गया? फर्स्ट डे सस्पेंड कर दिया गया. एंड सेकेंड डे क्या हुआ? गांधीयन तिलक ने प्रपोज किया कि स्वराज, बाइकॉट और नेशनल एजुकेशन आर एक्सेप्टेड ऑन एजेंडा. देन द इश्यूज ऑफ प्रेसिडेंट्स candidates will be brought to an end. मॉडरेट ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया और मॉडरेट और जो एक्सट्रीम्स में क्या आ गई? एक तो मॉडरेट लीडर्स थे
दूसरे एक्सट्रीम्स थे, तो उनमें आपस में रिफ्ट आ गई और एग्रेसिव नेशनलिस्ट को कांग्रेस से बाहर कर दिया गया। रेडिकल नेशनलिस्ट मॉडरेट्स को नेशनल मूवमेंट में एक मतलब बहुत अच्छा समझते थे वो उसको, और कांग्रेस की जितनी भी बागडोर थी वो अपने हाथ में लेना चाहते थे। मॉडरेट भी कांग्रेस को एग्रेसिव इन्फ्लुएंसेस से दूर रखना चाहते थे। सूरत के इंसिडेंट के बाद मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट एक कॉमन एजेंडा को सोचने के लिए मजबूर हुए, लेकिन बहुत सारे लीडर इस डिफरेंसेस को खत्म करने के लिए एग्री नहीं हुए और कांग्रेस को डिवाइड होना पड़ा। कांग्रेस की इस डिवाइड को हम क्या कहते हैं? कांग्रेस जब डिवाइड हो गई थी तो इसको हम लोग सूरत स्प्लिट बोलते हैं, मतलब डिवाइड हो जाना, बढ़ जाना, इसको सूरत स्प्लिट का नाम कहते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे अपनी विक्ट्री कहा, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी इसने अपनी क्या कहा? इसको विक्ट्री कहा। सूरत स्प्लिट ने नेशनल मूवमेंट को एक नया चैप्टर शुरू किया। नाउ लेट अस स्टार्ट द सेकेंड टॉपिक, द गांधीयन एरा। तो मुझे लगता है आपको फर्स्ट टॉपिक समझ में आ गया होगा सूरत स्प्लिट के बारे में जो मैंने आपको अभी बताया। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाती हूँ, द गांधीयन एरा। गांधीयन एरा क्या था? द नेशनल मूवमेंट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर became a widespread anti-colonial movement. The evolution had many stages. This was the time when Mohan Karamchand Das Gandhi came into limelight and became the national leader with very wide experience. After studying law in England, he went to South Africa for practice. This struggle against the African government policy of discrimination and apartheid and African government's policy of discrimination and apartheid caused him to develop his psychology of action. This philosophy was based on non-violent protest. When this philosophy was applied in the Indian context, this took the shape of satyagraha, and this became a strong weapon, and millions of people participated in Swaraj movement. Many forceful mass movements were organized under his leadership. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद नेशनल मूवमेंट एक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट बन गया था। जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो नेशनल मूवमेंट था, जो राष्ट्रीय आंदोलन था, वो क्या हुआ? एक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट बन गया। इसी समय मोहन करमचंद गांधी लाइमलाइट में आए। गांधी जी पहले लाइमलाइट में नहीं थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो गांधी जी थे वो लाइमलाइट में आए और नेशनल लीडर बन गए। क्या बन गए? राष्ट्रीय नेता बन गए, और उनको सभी ने एक्सेप्ट किया, सभी ने उनको स्वीकार किया। इंग्लैंड में लॉ की पढ़ाई करने के बाद वे प्रैक्टिस करने लगे। गांधी जी ने प्रैक्टिस किया। साउथ अफ्रीका चले गए। आफ्टर दैट वो कहाँ चले गए? साउथ अफ्रीका चले गए। वहाँ पर वे अफ्रीकन गवर्नमेंट की पॉलिसी के अपोज डिस्क्रिमिनेशन और अपार्थीड के अगेंस्ट लड़ाई लड़े। अपार्थीड का मतलब था कि जो साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक एंड वाइट लोग थे, मतलब कुछ काले लोग और कुछ गोरे लोग थे, जो उनके बीच की जो लड़ाई करी, मतलब लड़ाई के लिए उन्होंने जो सहयोग किया, वो क्या था? गांधी जी भी इसके लिए आगे आए और वहाँ पर वे उनका जो एक्शन, गांधी जी का जो एक्शन था वो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करना था, किसी को मारना नहीं, किसी को हिंसा नहीं करना था। उनका मेन मतलब वो था, मोटिव था। जब इस साइकोलॉजी को, इस फिलॉसफी को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लागू किया गया, तब इसे सत्याग्रह का रूप दिया गया और लाखों लोगों ने उनका साथ दिया।
स्वराज मूवमेंट में पार्ट भी लिया। उनके मूवमेंट के मेन फीचर में सिविल डिसओबीडियंस, बाइकॉट ऑफ कोर्ट्स, पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशंस, बाइकॉट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड कई सारे स्टेप्स थे। फॉरेन गुड्स शॉप्स, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड इंडस्ट्रीज वगैरह इनकी शामिल थे। लेक्स ऑफ पीपल वॉन्ट टू जेल, फेस्ड लाठी चार्ज एंड एक्सबर्टर्स। गांधी जी ने सोशल रिफॉर्म्स को नेशनल मूवमेंट का उन्होंने मतलब गांधी जी ने अनटचेबिलिटी का अपोज किया और कॉटेज इंडस्ट्री में बहुत योगदान दिया। उन्होंने चरखा को पॉपुलर किया। गांधी जी का तुम लोग को मालूम ही है कि चरखा कितना फेमस है, जिसमें लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। चरखा से लाखों लोग, जितने लोग बेरोजगार थे उनको रोजगार दिया गया। चरखा को इतना इम्पोर्टेंस पार्ट था गांधी जी के लिए कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी में इसको मतलब लगाया। गांधी जी ने हिंदू और मुस्लिम्स की यूनिटी के लिए भी सैक्रिफाइस किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 में एंड हुआ। टर्की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इसका एंड हुआ 1918 में। टर्की वॉज डिफीटेड इन द वॉर। विक्टरीज नेशंस ब्रोक डाउन द टर्किश एम्पायर। इससे मुस्लिम पॉपुलेशन इफेक्ट हुई और उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर गवर्नमेंट के अपोज में मूवमेंट तेज किया। 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट लगाया, जिससे वे किसी को भी बिना जुडिशियल ट्रायल के जेल में डाल सकते थे। नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, द मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग के बारे में मैं बताऊंगी कि जलियांवाला बाग में कितने लोगों को मारा गया था और जलियांवाला बाग कब हुआ था। जलियांवाला बाग जो था रॉलेट एक्ट मार्च 1919 से लागू किया गया। 6 अप्रैल 1919 को स्ट्राइक्स और डिमॉन्स्ट्रेशंस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में हुआ। जलियांवाला बाग जो हुआ था वो 1919 को हुआ था। कांग्रेस के दो पावरफुल लीडर्स डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन को अरेस्ट करके कहाँ डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। इसके प्रोटेस्ट में अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को मीटिंग हो रही थी। जनरल डायर ने लोगों को बिना किसी वार्निंग के सोल्जर्स पर लोगों को फायर करने का ऑर्डर दे दिया। वहाँ जो जनरल डायर था उसने क्या किया, बिना किसी मतलब वार्निंग के या चेतावनी के बिना उसने क्या किया, कहा कि लोग जितने भी सोल्जर्स को कह दिया कि आप लोगों को फायर करने का ऑर्डर दिया। फायरिंग 10 मिनट्स तक चली। कितने मिनट तक चली? 10 मिनट्स तक चली एंड 100 लोग इसमें मारे गए और 1200 से अधिक लोग इसमें इंजर हो गए, मतलब कि घायल हो गए। किसमें? जलियांवाला बाग हत्याकांड में। Soon after the massacre, martial law was imposed in Punjab to establish the treason rule, but this could not daunt the spirit of movement. This non-cooperation movement started after the massacre. मैंने आपको अभी 3 टॉपिक्स के बारे में एक्सप्लेन किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये 3 टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सूरत स्प्लिट, द गांधीयन एरा, द मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग। तो नेक्स्ट टॉपिक्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी।